हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और हम यहाँ सीटेट फेब का जो एग्जाम है उसको टारगेट करते हुए कर रहे हैं सीडीपी का बाल विकास का पीवाईक्यू सीरीज। पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, चूंकि सिलेबस बिल्कुल सेम है तो किसी का फर्क इस पे पड़ता नहीं है, दोनों पेपर के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। अब देखिए, ये जो पीवाईक्यू सीरीज है इसमें किसी ईयर के हो सकते हैं, आपके पेपर 1 के क्वेश्चन के सेट आपको देखने को मिल जाए, पेपर 2 के भी आपको किसी सेट में देखने को मिल जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके जो सिलेबस है पेपर 1 चाहे पेपर 2 बाल विकास का बिल्कुल सेम है। तो आपको जितना भी आप पेपर 1 का करेंगे, चाहे पेपर 2 वाले पेपर 1 का कर रहे हैं या पेपर 1 वाले पेपर 2 का कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ही होते जाएंगे। सो आज हम जो कर रहे हैं वो पेपर 2 है हमारे पास में, और 2024 का जो क्वेश्चन था उसको हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए 30 क्वेश्चंस का सेट है, ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम देखते हैं कि कैसे कितनी जल्दी हमारा कितने क्वेश्चंस इसमें कवर अप हो जाए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है यहाँ पे, सॉरी, According to Vygotsky, what is the role of the teacher in facilitating cognitive development? Vygotsky के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक कौन सी भूमिका, शिक्षक की क्या भूमिका है? देखिए, वाइगॉस्की के बारे में हमने बात किया था कि सामाजिक रचनावाद थे वो, ठीक है, समाज और संस्कृति से रिलेटेड जो है उन्होंने थ्योरी दी थी, ठीक है। बच्चों के बाल विकास में उन्होंने कहा था कि संज्ञानात्मक विकास जो है उसमें समाज और संस्कृति बहुत भूमिका प्रदान करता है। साथ ही साथ उन्होंने बच्चों के बारे में कहा था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ शिक्षक, आपको करना क्या है, आपको उनको स्कैप फोल्डिंग का काम करना है, यानी आलम्बन प्रदान करना है, जिसमें आप बच्चे को टेम्पररी हिंट या क्लू देते हैं किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। और ये तब तक आप देते हैं जब तक कि बच्चा जो है खुद से स्वयं उस काम को करने के लिए सक्षम ना हो पाए। आप पूरी तरीके से नहीं इसमें मदद करते हैं, आप टेम्पररी हेल्प देते हैं, जिसको मैंने थ्योरी क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए आप देखते हैं आंसर्स और ऑप्शंस हमारा कौन सा इसमें है। तो अगर पहला ऑप्शन की बात करें तो ये कह रहे टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द स्टूडेंट, बच्चों को, छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। क्या शिक्षक अपनी जानकारी और ज्ञान प्रदान करते हैं? देखिए, वाइगॉस्की और पियाजे कहते हैं कि बच्चे जो है अपना ज्ञान के निर्माता वो स्वयं है, वो खुद ही करते हैं। आपको उनको ज्ञान प्रदान करने के माध्यम में आपको क्या करना है, इस दौरान में आपको उनको मदद करना है। तो ये बात उन्होंने एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते, तो ये चीज आपकी जो है पहली ऑप्शन यहीं पे एलिमिनेट होती है। टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैप फोल्डिंग, स्कैप फोल्डिंग यानी कि आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन देना। देखिए, आलम्बन के माध्यम से बच्चे जो है, छात्र को आप सीखने में बिल्कुल मदद प्रदान करते हैं, देते हैं, क्योंकि आलम्बन जो है आप इसमें आप बच्चों को क्या दे रहे हैं, टेम्पररी हेल्प दे रहे हैं, राइट। और इस टेम्पररी हेल्प आप तब तक देते हैं जब तक बच्चे जो है अपना काम स्वयं से करने के सक्षम नहीं हो पाते। तो ये आंसर आपके काम का है। चलिए दूसरा देखते हैं। टू अलाउ द स्टूडेंट टू लर्न कम्प्लीटली इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल अगर इंडिपेंडेंटली पूरी तरीके से अगर हम स्वतंत्र बच्चों को छोड़ देंगे तो बच्चे जो है सही और गलत का मार्गदर्शन कैसे प्रदान होगा उनको? अगर वो तो फिर तो गलत चीजें जो उनको समझ आएगा उनको भी अपना थियरी बना करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये भी एक तरह से आप इस ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि ये भी आपके काम का यहाँ पे बन नहीं रहा है, ठीक है। टू गिव ओनली टास्क, देखिए ओनली वाले वर्ड्स ही पहले तो टैग वर्ड्स होते हैं जो कि आपके खत्म हो जाते हैं यहीं पे। टास्क दैट द स्टूडेंट्स कैन करेंटली डू इंडिपेंडेंट, सिर्फ वही काम देना जो बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो फिर आप उसको आगे उनके लेवल से आगे कैसे लेके जाएंगे, फिर वो होगा नहीं ना। तो यानी कि इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शन 1, 3 और 4 खत्म है। 2 नंबर आंसर जो है वो बेस्ट है कि आप बच्चों को स्कैप फोल्डिंग का काम जो है कर सकते हैं। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ शिक्षक, टीचर का काम ये है, टीचर का कार्य ये है। चलिए नेक्स्ट। Which of the following statements about adolescence is not correct? इनमें से कौन सा कथन जो है वो किशोरावस्था के बारे में सत्य नहीं है? तो देखते हैं क्या है। कह रहे adolescence एक सोशल कंस्ट्रक्शन है। देखिए, adolescence जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, और ये बात यानी कि सामाजिक रचना है किशोरावस्था। क्यों है? क्योंकि आप जो है इसमें जो क्राइटेरिया आपने सेट किया है सामाजिक रचना को लेकर के, इसलिए अब देखिए आपके हिसाब से आपने बाउंड्री सेट करी है,
कि जब टीनेजर्स के बच्चे होंगे 14 से लेकर के 14 प्लस हो गया, कई जगह आपने 16 प्लस मान रखा है, कहीं 15 प्लस। तो ये जो आपने कंस्ट्रक्ट किया है, ये किसने कंस्ट्रक्ट किया है? ये ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये प्री डिफाइंड है, ये समाज ने डिफाइन किया हुआ है। तो सोशल कंस्ट्रक्शन हो गई ना बात यहाँ पे। तो यानी कि एक सामाजिक रचना है, ये बात सही है, और हमको आंसर ढूंढना है गलत वाला। तो यानी ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि ये सत्य है। Adolescence is generally considered to begin with puberty. Puberty से ये start होता है, to process that leads to sexual maturity and the ability to reproduce. Adolescence जो है वो puberty से start होता है, और यहाँ से इन बच्चों में जो है sexual maturity आती है, साथ ही साथ बच्चों में जो है reproduction की ability भी आती है। तो ये भी सही है, यानी ये हमारे काम का नहीं है। सेकेंड नंबर। थर्ड कह रहा है adolescence is the development transition between childhood and adulthood entailing physical, cognitive and psychological changes. कह रहा है किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एडोलेसेंस जो है ट्रांजिशन है, यहाँ पे आप चाइल्डहुड से किधर की तरफ जा रहे हैं? अडल्टहुड की तरफ। ठीक है, बचपन से आप जो है वयस्क की तरफ हो रहे हैं, और ये बीच का जो ट्रांजिशन होता है ये आपका होता है एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। अब इसमें जो है आपके बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कॉग्निटिव हो गया, मतलब कॉग्निटिव हो गया आपका, संज्ञानात्मक विकास हो गया, शारीरिक तौर से बहुत सारे चेंजेस आते हैं बच्चों के अंदर, साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं इनमें, बच्चे को लगता है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, लीडरशिप क्वालिटीज आती है, बहुत सारी तमाम चीजें इनमें आपको देखने को मिलता है। तो ये भी सत्य है और हमको असत्य ढूंढना है। चिल्ड्रन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स इन एंड एक्सपीरियंस एडोलेसेंस इन सिमिलर वे। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच का विकासात्मक संक्रमण है, जिसमें शारीरिक और संज्ञानात्मक और ये तो हमने ऑप्शन पढ़ लिया था। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है हमसे विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते। देखिए, कभी भी एक समान तरीके से तो प्रवेश करते नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो हमने पढ़ा था कि वो सब में भिन्न होगा, अलग अलग होता है विकास का दर। तो जब विकास का दर भिन्न होगा तो एक समान तरीके से तो नहीं होगा। हाँ, आप कह सकते हो कि एक तरह से आपका जो प्री डिफाइंड एज है, प्री डिफाइंड टाइमिंग है, उसमें आप कह सकते हो कि चेंजेस होते हैं। मान लो किसी का हो सकता है किसी जगह पे, किसी संस्कृति में, किसी कल्चर में 13 इयर्स से अडल्टहुड एडोलेसेंस किशोर अवस्था को माना गया होगा, किसी जगह पे हो सकता है 15 से माना होगा। तो सब जगह जो है अलग अलग है, और हर संस्कृति में बच्चा जो है एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते और इसका अनुभव करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हर एक कल्चर, हर एक संस्कृति का प्रभाव उन पे पड़ेगा और उनका एक्सपीरियंस भी किशोरावस्था को लेकर के अलग होगा। मॉडर्न कल्चर होगा तो वहां पे अलग तरीके से वो एडोलेसेंट जो पीरियड है, टाइमिंग है, उसको अलग तरीके से अनुभव करेंगे। तो ये बात जो है गलत है, और गलत आंसर हमारा सही है, यानी कि 4th नंबर आंसर इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजाता participates eagerly in the dance competition only because she is interested in winning the first prize of cash. सुजाता जो है डांस कंपटीशन में भाग ले रही है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो ये किस तरह का मोटिवेशन है? मोटिवेशन की बात अगर हम करें तो हमने देखा था मोटिवेशन जो है वो 2 तरह का होता है। एक होता है आपका एक्सट्रिंसिक और एक होता है आपका इंट्रिंसिक। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक जो होता है जिसको कि आप बाहरी कहते हैं, बाहरी प्रेरणा, और ये हो गया आपका आंतरिक प्रेरणा। इसमें क्या होता है, बाहरी रूप से आपको क्या हो गया, बाहरी प्रेरणा में क्या हो गया कि आप जो है कोई काम कर रहे हैं क्योंकि आपको कुछ जो है बाहरी तौर से प्रेरणा मिल रही है। जैसे कि मैंने छोटे बच्चे को बोल दिया कि तुम अभी होमवर्क कर दो, अगर तुमने होमवर्क कर लिया तो मैं तुम्हें जो है एक चॉकलेट दूंगी। तो यहाँ पे ये बात आ गई एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की। और इंट्रिंसिक क्या है कि बच्चा खुद के लिए यहाँ पे काम कर रहा है। तो इसमें क्या है, बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, पढ़ाई इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको रुचि है, उसको कुछ जीवन में कुछ अपना एक अलग मोटिवेशन है, अपना प्रेरणा है जिसके लिए वो पूरी कर रहा है। अब यहाँ पे सुजाता जो है नृत्य प्रतियोगिता में इसलिए उत्सुकता दिखा रही है क्योंकि उसको पुरस्कार चाहिए। तो यानी कि ये बाहरी प्रेरणा के लिए काम कर रही है, और बाहरी प्रेरणा जो है वो हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आंसर नंबर 2। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. In order to address the individual differences among learner, a teacher should शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए. तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं, पता है कि हर एक व्यक्ति एक समान नहीं है, सब में कुछ ना कुछ जो है भिन्नताएं हैं. सब हर तरह से कल्चर, संस्कृति, समाज हो गया, रेस हो गया, जेंडर हो गया, कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, किसी भी तौर से बच्चे जो हैं अलग अलग होते हैं. बीइंग अ टीचर आपको जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को वेलकम करना है. अब यहाँ पे कह रहा है कि टीचर को करना क्या चाहिए. Acknowledge differences as abnormal and kind of deficit. मतभेदों के असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए. तो बिल्कुल एक टीचर जो है कभी भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, व्यक्तिगत भिन्नताओं को कभी भी वो क्या इस तरह से इसको कमी के तौर पे तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता, क्योंकि आपको उसको जो है एक चुनौती के तरीके से लेना है, आपको उसको एक चैलेंजेस के तौर पे लेना है, हैप्पीली उसको एक्सेप्ट करना है और हैप्पी एनवायरनमेंट देना है. उस तरीके से आपको बच्चों को, लर्नर को पढ़ाना है, क्योंकि हर व्यक्ति एक सामान्य बिल्कुल भी नहीं होता. ठीक है, तो ये आंसर गलत है हमारा. नेक्स्ट कह रहा है इन बी इनडिफरेंट टुवर्ड्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस. व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज. जब आप नजरअंदाज कर देंगे तो आप बीइंग अ टीचर कर क्या रहे हैं. आप सबको एक जैसा मार, एक ही डंडे से हाँक रहे हैं, तो फिर आपको फायदा क्या है. आपको तो हर किसी को अलग अलग तरीके से, अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताओं को देख करके काम करना है. उनको अलग अलग तरीके से हो सकता है कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का यूज करना है तो वो करिए. आप उनको हो सकता है गाइडेंस देना है, काउंसलिंग देनी है, वो करिए, जो भी आपसे पॉसिबल होता है. कंसिडर डिफरेंसेस एज ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी. यानी कि कह रहा है, इसका हिंदी अगर देखें तो कह रहा है कि भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए. अब यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंसेस जो है उनको आप जो है क्या करिए कि विशेषताओं के रूप में, मतलब हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग है और आप इसको विशेषता के तौर पे मान रहे हैं. ठीक है, आप इसको क्या कर रहे हैं, सबको अलग अलग लोगों को मानकर, अलग अलग डाइवर्सिटी को, अलग अलग लोगों को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है जिसमें कि मानव विविधता है उसको विशेषता के रूप में मान रहे हैं. तभी तो आप काम करेंगे. जब आप इसको एक्सेप्ट करेंगे बीइंग अ टीचर, तब आप जो है वहां पे वर्कआउट करेंगे. तो ये बात सही है. सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए. रिजिड और यूनिफॉर्म कर. जब आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ख्याल रख रहे हैं तो यहाँ पे आप रिजिड करिकुलम हो चाहे यूनिफॉर्म हो, इनको आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबल करिकुलम रखना होगा. तभी तो आप फ्लेक्सिबिलिटी का रूल करेंगे, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे ना. तो ये चीज गलत है. अब मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो वहां पे आप जो है सो उसके लिए कोई इक्विपमेंट्स नहीं दे रहे, कोई इस तरह से हियरिंग इक्विपमेंट्स, यंत्र नहीं देंगे, तो फिर उसको फायदा क्या होगा. कोई व्यक्ति देख नहीं पा रहा, देखने में कठिनाई महसूस कर रही है, आप वहां पे उसके सीटिंग अरेंजमेंट्स को चेंज नहीं करेंगे, बस बिठा देंगे क्लासरूम में, तो क्लासरूम में बैठ जाने से तो नहीं होगा. यही है मानव यहाँ पे कि भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में आपको मानना होगा, कि ये एक चुनौती के तौर पे आप लीजिए, इसको वेलकम करिए और उस हिसाब से आप वर्कआउट करिए. तो यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आंसर नंबर 3. ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. जीन पियाजे बिलीव्ड दैट नॉलेज इज Jean Piaget believed that knowledge is constructed by the child rather than being passed actively from the environment. जीन पियाजे कहते हैं कि ये जो है नॉलेज जो है बच्चों का, तो पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पढ़ित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है. बिल्कुल सही बात है. जीन पियाजे ये कहते हैं कि आप जो है ये जो है नॉलेज जो है एक्टिवली कंस्ट्रक्ट होता है. ये बात सही है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त होने के बजाय जन्मजात और दिया गया है. इनेट एंड गिवन रेदर देन एक्वायर्ड थ्रू इंटरेक्शन. उन्होंने इस तरह की बात नहीं करी है. इनेट के बारे में जब बात की थी, जन्मजात के बारे में जो बात हुई थी, वो नॉम चॉम्स्की ने अपने लैंग्वेज डेवलपमेंट के थियरी में बात करी थी. को कंस्ट्रक्शन इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल देन अदर्स, एमकेओ, अधिक जानकार लोगों के साथ बातचीत. देखिए एमकेओ के बारे में भी बात करी थी बाइगॉस्की ने. ठीक है, तो यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा एनिमुलेटेड है. अब विजिबल बिहेवियर चेंज दैट कैन बी मेजर्ड विद रिलायबिलिटी. एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्व, देखिए व्यवहारिक बात जो है, बिहेवियरिज्म करते हैं, BF स्किनर की बात होती है यहाँ पे. तो ये भी ऑप्शन नहीं है, सिंपली ऑन ऑप्शन नंबर 1 हमारा
यहाँ पे है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, वो हमसे कह रहा है कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम में असेसमेंट यानी आंकलन जो है प्रगतिशील कक्षा में वो क्या होता है। असेसमेंट के बारे में आपको पता है कि आप बच्चों को आंकलन करते हो, जिसमें आप जो है कई तरीके से बच्चों का आकलन करते हो। बीइंग अ टीचर आप 2 तरीके से बच्चों का आकलन जो है स्कूल में होता है, एक आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया और एक आपका सबमिटिव असेसमेंट हो गया। एज फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये थ्रू आउट द सेशन चलता रहता है, जिसमें आप जो है किसी तरीके से कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ करके, ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछ करके, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ करके, आपका मन करे चैप्टर के एंड में सरप्राइज टेस्ट ले लो, ओरल ले लो, एमसीक्यूज ले लो, जो भी आपका मन करे। और सबमिटिव असेसमेंट जजमेंटल नेचर का होता है, जिसमें आप बच्चों के एंड ऑफ द सेशन जो है क्वेश्चन करते हो, जिसमें आप ये जानने की करते हो कोशिश कि इसमें बच्चे ने कितना ऑब्जेक्टिव हासिल किया है। तो ये जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम प्रगतिशील कक्षा है, इसमें आकलन किस तरह का होता है, डायनेमिक होता है। बिल्कुल सही बात है कि जब भी होगा तो वो गतिशील होगा ना, वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता, सबमिटिव योगात्मक नहीं हो सकता, या नॉर्मेटिव मानक संदर्भित होता है। यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है आपका डायनेमिक होता है, क्योंकि डायनेमिक नेचर का, गतिशील नेचर का आपका जो है असेसमेंट वो होना चाहिए और वो होता भी है। ठीक है, तो यार इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एसेंशियल इन मीनिंग मेकिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनवायरमेंट एंड स्टोर इट फर्दर इन डेमोक्रेसी मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसमें स्मृति के आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो जब आप कोई चीज की कोई जो है वातावरण से कोई जानकारी आपको मिल रही है और आप उसको अर्थ निर्माण कर रहे हो, तो आप सबसे पहले चीज क्या करेंगे, कोई भी चीज आपको, जैसे मैं अभी समझा रही हूँ लेट सपोज, और आप उसका मीनिंग निकाल रहे हो, तो आप उस चीज पे को क्या कर रहे हो, माइंड कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो यानी कि ध्यान देना, अटेंशन इसका ऑप्शन होगा। क्षय होना नहीं हो सकता, भूलना तो है ही नहीं जब आप अर्थ निर्माण कर रहे हो तो। और रिट्राइवल पुनः प्राप्ति की बात नहीं होगी यहाँ पे। यहाँ पे आप जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है तो आप उस इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले क्या करोगे, अर्थ निर्माण जब मिल कर रहे हो तो ध्यान दोगे, अटेंशन आंसर इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन। कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों की जानकारी का विश्लेषण करना है, मतलब आपको विश्लेषण करने की आवश्यकता हो रही है कि आपने, बच्चे ने क्या पढ़ा है, बच्चे ने क्या समझा है इसमें। तो सबसे पहले है टू किल अ मॉकिंग बर्ड उपन्यास का कथानक कौन है, यानी पोइट के बारे में आप जो है, सॉरी प्लॉटिंग जो है उसमें जो है इस पे आप फोकस कर रहे हैं। व्हाट इज द प्लॉट ऑफ द नॉवल। जैसे इसमें प्लॉट, जब आप प्लॉट की बात करेंगे तो इसमें आपकी प्लॉटिंग के बारे में बात हो रही है, सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट यानी ये आपका एनालाइज इन्फॉर्मेशन का काम यहाँ पे नहीं कर रहा है, आप सिर्फ प्लॉटिंग यहाँ पे बता रहे हो कि क्या प्लॉटिंग आपका हो रहा है। व्हाट इज द थीम। थीम का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर चीज के, इस टॉपिक में थीम ये था कि दूसरों से रिलेटेड क्या काम करना है, या कुछ एक पर्टिकुलर चीज, विषय क्या है इसके बारे में, लेकिन आपको यहाँ पे विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है। तो इस सिर्फ थीम को अगर आप कवर अप करोगे तो सिर्फ थीम आपको यहाँ पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहना है हाउ डज द ऑथर यूज सिंबोलिज्म इन टू किल अ मॉकिंग बर्ड। कह रहा है कि इसके प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। जब आप सिंबोलिज्म का यूज करने के लिए बोलेंगे तो इसमें आपका जो है पूरी तरीके से एनालिसिस होगा, पूरा स्टूडेंट जो है पूरे आंसर्स को एनालाइज करेगा, पूरा आपका जो कवर अप इस एरिया में होगा जो आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर 3। और नेक्स्ट कह रहा है कि इसका नायक कौन है। सिर्फ नायक से आपका चीज जो है वो नहीं हो सकता इस चीज को। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका आंसर नंबर 3। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि अ टीचर शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट देयर ओन स्टीरियोटाइप्स एंड बायस। एक शिक्षक को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये चीज कि बीइंग अ टीचर आपको कोई भी स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादिता जो है उसको फोकस नहीं करना, उस पर जो है जोर नहीं देना है। तो बीइंग अ टीचर आपको अपने स्टीरियो, आपके अंदर जो भी रूढ़िवादिता है या कोई भी तरह का जो है आपके अंदर इस तरह के थॉट्स हैं, बायसनेस है किसी चीज को लेकर के कि लड़कियों का काम खाना पकाना है या लड़कों का काम जॉब करना है, अगर आप
ऐसा सोचते हैं तो उस पर आपको जो है पुनः चिंतन करने की आवश्यकता है और उसको चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप ये चीजें चेंज करेंगे तभी जाकर के आप जो है जेंडर जो स्टीरियोटाइप है, रूढ़िवादिता, उसको आप खत्म करेंगे। और आपको जो है टीचिंग के तौर टीचर बन करके आपको किसी भी तरह के स्टीरियोटाइप या बायसनेस को फोकस करना ही नहीं है, ये सही है। कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग मीन्स दैट टीचर्स आर रिफ्लेक्टिव। कहने का मतलब सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है शिक्षक चिंतनशील हो। यह बात भी बिल्कुल सीधी है कि शिक्षक अगर चिंतनशील नहीं होंगे, जैसे बहुत सारे अलग अलग कल्चर से लोग आते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीजों की बात होती है यहाँ पे, तो जब कोई शिक्षक चिंतनशील होगा तभी वो रूढ़िवादिता उसके अंदर खत्म होगा। क्योंकि अगर मान लो आप लेट सपोज किसी ऐसे कल्चर से आए हो जहाँ पे मेल को आपने बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग देखा है, पेट्रियार्की सोसाइटी देखी है, तो वहां पे आप अपने वहां से अगर आप आए हैं तो आप अगर चिंतनशील नहीं होंगे, आप उस चीज को ब्रेकआउट नहीं करेंगे, तो आप जो है स्टीरियोटाइप्स को फॉलो कर रहे हैं, तो ये चीज गलत हो जाएगी। इसलिए सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि एक शिक्षक को चिंतनशील होना चाहिए। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, फर्स्ट नंबर आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट कहना है कि द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ कैरोल गिलियन क्रिटिक ऑफ कोहलबर्ग्स थियोरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज अराउंड। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है। कैरोल गिलिगन ने एक जो उनकी खुद की शिष्य थी कोहलबर्ग की, तो उन्होंने कहा था कि ये जो है ये जेंडर बायस था, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कोहलबर्ग ने अपने जो थ्योरी में अपना जो एक सैंपल लिया था उसमें सिर्फ मेल को फोकस किया हुआ था। और उनके हिसाब से कैरोल गिलिगन कहती थी कि पर्सपेक्टिव अलग होता, सोच अलग होता, समझ अलग होता, अगर ये फीमेल भी इनमें शामिल होती तो उनके सोचने और समझने का तरीका अलग होता। तो यानी कि नारीवादी दृष्टिकोण से उन्होंने इस चीज की आलोचना करी थी। आंसर नंबर 1 इसका आंसर है। ठीक है, ये 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा असर्शन और रीजन बेस्ड है, यानी अभिकथन और कारण बेस्ड है ये। तो इसमें कह रहे हैं पहले असर्शन हमसे कह रहा है कि लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड कंक्रीट एक्सपीरियंसेस गिव्स द चिल्ड्रन मल्टीपल पाथवेज फॉर लर्निंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। वास्तविक जीवन की समस्याएं, जब आपके जीवन में रियल लाइफ सिचुएशन आती है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आती है, और मूर्त अनुभव है जिनको आप महसूस कर रहे हो, फील कर रहे हो, इनसे सीखने में बच्चों की अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के कई रास्ते मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है, जब आपको रियल लाइफ सिचुएशन मिलता है या कंक्रीट एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जिनको आप समझ पाते हो रियल लाइफ सिचुएशन से, जैसे आप सीटेट का एग्जाम की अभी तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे आप मॉक्स लगा रहे हो, मॉक्स लगाने के बाद आपको जो है एक्सपीरियंसेस अनुभव हो रहा है कि आप कहाँ सही जा रहे हो और कहाँ गलत जा रहे हो। तो इनसे आपको क्या हो रहा है कि लर्निंग में आपको जो है अधिगम के रास्ते में आपको जानकारी प्राप्त मिल रहा है, नई रास्ते मिल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये अभी कथन तो सही है, सत्य है। अब डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल। रिलेटिवली जो विकास है हमारा वो क्या है, व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। बिल्कुल सही बात है, डेवलपमेंट जो हमारा होता है वो ऑर्डर में चलता है, क्रम में चलता है और सीक्वेंशियल है। बट क्या इस बात का इससे लेना देना है? बिल्कुल भी नहीं। रियल लाइफ सिचुएशन जो है, प्रॉब्लम्स जो हैं, वो आपके अनुभव के तौर पे आपको मिलते हैं, बट इनका डेवलपमेंट के रिलेटिवली होने से और ऑर्डरली होने से कोई खास फर्क इनको पड़ नहीं रहा है। तो यानी कि असर्शन और रीजन सही तो है, बट ये इसका कारण नहीं है। यानी बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 2 नंबर आंसर इसका होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि डिसलेक्सिया जो हमारा होता है, जिसमें हम रीडिंग डिसऑर्डर आप कहते हैं, डिसलेक्सिया इज अ डैश कंडीशन विच इम्पैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू डैश। कह रहे हैं कि डिसलेक्सिया जो है, क्या ये इमोशनल प्रॉब्लम है? बच्चों में इमोशंस की कमी की वजह से नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। और इनमें बच्चे पिक्चर्स ड्रॉ नहीं कर पाते। देखिए, डिसलेक्सिया जब होता है तो बच्चों में न्यूरोलॉजिकल जो है आपका न्यूरोलॉजी से रिलेटेड होता है। इसमें बच्चों में क्या होता है कि वो सिंबल्स को, साउंड्स को साउंड नहीं कर पाते हैं, उनमें कंफ्यूजन उनको रहता है। जैसे बी हो गया और डी हो गया, इनमें इनको कंफ्यूजन होगा। ए को वो उल्टा लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, रीडिंग और राइटिंग डिसऑर्डर होता है, जिसमें बच्चों को लेटर्स वगैरह कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये डिसलेक्सिया क्या है, आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। साइकोलॉजिकल और सोशलाइज विद पेयर्स, देखिए ऑटिज्म जो होता है वो कह सकते हैं कि उसमें सोशलाइजेशन जो है उसकी इश्यूज आपको देखने को मिलती है। तो यानी कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आंसर नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट हमारा है 13th नंबर क्वेश्चन, जो हमसे क्या कह रहा है। 13th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अ मिडिल स्कूल टीचर वांट्स टू इनेबल मीनिंगफुल लर्निंग बाय हेल्पिंग स्टूडेंट्स मेक कनेक्शन बिटवीन कॉन्सेप्ट्स एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन। अब एक जो है माध्यमिक स्कूल का जो स्कूल के शिक्षक जो है वो छात्राओं को क्या कर रहे हैं, वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करने में सक्षम हो रहे हैं। मतलब रियल लाइफ एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सिचुएशंस उसको दे रहे हैं, जिससे कि बच्चा जो है कनेक्ट होकर के जानकारी करे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड बी एन एप्रोप्रिएट पैडागोजिकल स्ट्रैटेजी। कौन सी गतिविधि जो है एक शैक्षणिक रणनीति होगी। लेट द स्टूडेंट्स मेमोराइज एंड टर्म्स डेफिनेशन। तो आप रियल वर्ड से सिचुएशन से जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ मेमोरी करवाने का क्या मतलब। मेमोरी करवाने का तो ये मतलब है कि जो भी आप थ्योरी पेपर आपने दिया उसको बोल दो रट लो बच्चे को, तो यहाँ पे तो ये चीज होगी ही नहीं। लेट द स्टूडेंट्स कंप्लीट वर्कशीट विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इससे क्या होगा, इससे भी तो वही है, बच्चा लर्न करके आ जाएगा वर्कशीट और उसके एमसीक्यूज आप दे देंगे, उसका रियल लाइफ सिचुएशन से क्या लेना देना होगा। ये भी बिल्कुल नहीं है कि बहुविकल्प प्रश्न और कार्यपत्र पूरी करने को कह दें, इनसे कोई मतलब नहीं है। लेट द स्टूडेंट्स लर्न बाय द मेथड ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग। उनमें उद्दीपक प्रतिक्रिया के अनुबंध करें। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की जो कंडीशंस होगी उसमें तो लालच आप कुछ देंगे, उसमें वो रिस्पॉन्ड करेगा, तो इसका भी रियल लाइफ कनेक्शन से कोई लेना देना तो है नहीं। ठीक है, यानी कि ये 3 आंसर तो हमारे काम के नहीं है। लेट द स्टूडेंट रिसर्च ऑन अ करंट इश्यूज इन स्मॉल ग्रुप्स। अब एक कोई इशू आप कोई टॉपिक दे देंगे और उनमें एक ग्रुप में आप बांट देंगे बच्चों को, ठीक है, और उनपे आप जब बोलेंगे कि फाइंड द एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स, अब उनको बोलेंगे कि आप इस इश्यू से रिलेटेड अपना जो है थॉट्स बताओ, अपना बताओ। तो जब वो उस इश्यू से रिलेटेड लोगों के साथ ग्रुप बना करके बैठेंगे और वहां पे वो कनेक्ट होंगे, रियल वर्ल्ड सिचुएशन लेंगे, तरह तरह के जो है मीडियम्स लेंगे, साधन लेंगे, जिनसे न्यूज़पेपर हो गया या कहीं जा करके किसी प्रोजेक्ट के थ्रू बहुत सारे तमाम चीजों को इकट्ठा करेंगे, तो यहाँ पे वो रियल वर्ल्ड से कनेक्ट होंगे। छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और उनसे निष्क्रिय कक्षा में प्रस्तुत करें। तो ये आपका 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठता है इस आंसर के लिए। चलिए नेक्स्ट जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि इन विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग्स मॉडल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रंस रीजनिंग रिवॉल्व अराउंड एथिक्स ऑफ लॉ। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में बच्चों का जो तर्क है, कानून की जो नैतिकता है, वो इर्द गिर्द घूमता है। तो कोहलबर्ग का जो आपने देखा था, उन्होंने जो है स्टेजेस जो दिए थे कोहलबर्ग ने अपने थियरी में, कितने कोहलबर्ग की थियरी के बारे में आपको पता होगा, मैंने ये वीडियो भी आपका बना रखा है कि कोहलबर्ग जो है उन्होंने टोटल मिलाकर के 3 जो है आपके लेवल्स ऑफ आपके 3 लेवल्स आपके दिए थे उन्होंने, जिसमें कि उन्होंने 3 लेवल्स में टोटल 6 स्टेजेस दिया था। ठीक है, पहला लेवल उनका था प्री कन्वेंशनल, दूसरा था उनका कन्वेंशनल और तीसरा था उनका पोस्ट कन्वेंशनल। जो प्री कन्वेंशनल को आप जो है आप कह सकते हैं पूर्व पारंपरिक नैतिकता, कन्वेंशनल को आप पारंपरिक कह सकते हैं और पोस्ट को जो है आप कह सकते हो बाद का पारंपरिक। तो अब इनमें आपने देखा था कि इनमें उन्होंने अपने थियरी में बताया था कि हर एक में दो स्टेजेस हैं टोटल। तो इनमें आपने देखा था कि पहला जो आपका स्टेज था उसमें था कि बच्चा जो है वो कोई भी काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पनिशमेंट से, दंड से बचना है, इससे बचने के लिए काम करेगा। दूसरा स्टेज में आपने इसमें देखा था कि इसमें जो है बच्चा क्या कर रहा है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। ठीक है, अब ये चीज आपने यहाँ पे देखी थी कि बच्चा जो है यहाँ पे टिट फॉर टैट काम करता है, कि वो अपना लंच शेयर इसलिए कर रहा है क्योंकि दूसरा जो है दूसरे बच्चे भी उसके साथ कर रहे हैं। कन्वेंशनल स्टेज में आपने देखा था कि यहाँ पे जो है बच्चा जो है क्या कर रहा है, यहाँ पे गुड बॉय, समाज में अच्छे बनने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखा था कि यहाँ पे रूल्स वाली चीज देखी थी कि लॉ जो है आपका होता है। 5th में आपने देखा था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि समाज में नियम तो बने हुए हैं लेकिन समाज के हित से बढ़ के नहीं है, अगर जरूरत पड़े तो इस नियम को हम ब्रेक कर सकते हैं। और आपने फिर देखा था लास्ट स्टेज जो था आपका वो सोशल, आपका जो है प्रिंसिपल ऑफ था। आप कह सकते हो कि इसमें जो है बच्चा जो है मानव हित सबसे, मतलब कोई ये सबसे लास्ट स्टेज होता है जिसमें कि अपने आप को ऊपर रख करके चीजों को जो है किसी बदलाव के लिए आपको जरूरत पड़े तो जान भी दे सकते हैं, इस तरह से। तो आपका यहाँ पे कह रहा है कि एथिक्स ऑफ लॉ के बारे में
कौन से स्टेज में दिया था। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख रहे हैं कि आपका जो है स्टेज जो है कन्वेंशनल स्टेज में आपने देखा था, रूल्स और रूल्स वाली जो चीज थी वो आपके थे। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा, एक सेकेंड, कन्वेंशनल, यानी कि कन्वेंशनल स्टेज जो आपका है वो इसका आंसर होगा, पारंपरिक नैतिकता, आंसर नंबर 2। ठीक है, 15 क्वेश्चन के सेट्स आज रहने देते हैं वरना वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो 15th लास्ट क्वेश्चन आज के लिए है, फिर नेक्स्ट हम कल डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जाम्प्लीफाई एन इंक्लूसिव क्लासरूम, इनमें से कौन सा समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। तो कह रहा है विविध दृष्टिकोणों का समावेश, इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव, डाइवर्स पर्सपेक्टिव विविधता जो है यहाँ पे उसको समावेशित हम करते हैं, उसको वेलकम हम करते हैं। तो यानी कि ये तो है क्लासरूम का और ये आंसर हमारा फिर काम का नहीं है। फॉलोइंग रीजनेबल अकोमोडेशन, उचित समावेशन का पालन, बिल्कुल आप समावेशन को क्या करते हो, उसको अकोमोडेट ही करते हो। ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, जरूरत पड़ती है तो विभेदित निर्देश, डिफरेंशिएटेड, तरह तरह के बच्चे आते हैं चूंकि आपके पास, तो आप उनको अलग अलग तरीके से बीइंग अ टीचर, किसी को किसी और तरीके से पढ़ा रहे हो, किसी को किसी और तरीके से समझ आ रहा है तो उसको उस तरीके से ये हो गया आपका डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्टर, विभेदित निर्देश का इस्तेमाल आप करते हो। ठीक है, एनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव एथॉस, यानी कि आप जो है प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करते हो। देखिए कंपटीशन आपको जो है कंपटीशन नहीं देना है, क्योंकि जब आप कंपटीशन बीइंग अ टीचर इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम में देंगे तो वहां पे कोई जो है डिस्करेज हो सकता है, कोई हतोत्साहित हो सकता है। किसी को बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया, वो बहुत अच्छा होगा और उसके अंदर दूसरों को लेकर के हीन भावना हो सकता है, वो खुद को सुपीरियर महसूस करेगा। बट बीइंग इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का क्या है कि यहाँ पे बच्चे भी एक दूसरे को इज्जत करें, उनकी चीजों को समझे, सिंपैथी के साथ साथ एम्पैथी का इस्तेमाल भी वहां पे होना है, उनके अंदर जो है एक दूसरे के लिए भाईचारे वाली फीलिंग आए। तो ये चीज आपको नहीं करना है, यानी 4th नंबर आंसर इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, क्योंकि अगर 15 से ज्यादा बढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो कल मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस जो 50 to 30 के सीरीज होंगे वो 15 क्वेश्चंस के वो कल ऐड ऑन कर दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।